आजकल बहुत सारे पेशेंट्स और न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल वालों को लगता है कि बहुत सारे गायनेक डॉक्टर हर पेशेंट का सीजर करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते। ऐसा नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मैटरनल और फीटल माँ के और बच्चे के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी बढ़ सके, क्या खाने से नॉर्मल डिलीवरी बढ़ सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ कि नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए हम लोग एक फीमेल को क्या एडवाइस कर सकते हैं? जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सारी मेहनत डिलीवरी प्रेगनेंसी के पहले अगर चालू हो तो बहुत अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो महिला है उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये फिटनेस लेवल अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने और रखने के पहले ही अगर वो अपना योगा, अपनी एक्सरसाइजेस, एरोबिक, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सब अगर वो पहले से कर रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी का ओवरऑल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसमें डाइट कंट्रोल और वेट कंट्रोल भी आता है। ऑफकोर्स अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी फिटनेस क्या करता है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो जब डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा है तो वो ज़्यादा अपने पेन को सहन कर पाती हैं। अगेन वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हैं तो पेन के साथ जो ब्रीदिंग प्रोसेस रहता है उनको पहले से उनको आ रहा होता है कि अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। मसल स्ट्रेंथ होते हैं तो एंड्योरेंस बढ़ती है। एंड्योरेंस शब्द का मतलब है कि जब पुश करने का टाइम आता है, बच्चे को जब नीचे पुश करना होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाती है और थोड़ा लंबे समय के लिए उनका जो पुश होता है रहता है वो थकती नहीं है जल्दी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो भी फीमेल्स होती हैं क्लास 3 क्लास 4 की, जो हमारे घर की मेड्स होती हैं, हाउस हेल्प्स होते हैं, या फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे जो फीमेल वर्कर्स होते हैं, वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बहुत काम करते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में लगभग 8वें-9वें महीने तक काम करते हैं, वज़न उठाते हैं, इधर से उधर ढोके जाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, और उनका खाना भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो हम लोग ओवरऑल बोलते हैं अच्छा खाना खाते हैं, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, दाल चावल, यही खाते हैं, बाकी सब बहुत ज़्यादा नहीं खाते। तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आराम से, बहुत आसानी से होती है। तो इसके हिसाब से हमको ये पता चलता है कि एक तो सीडेंटरी नहीं रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, क्वांटिटी ऑफ खाना कम खाना है पर अच्छा क्वालिटी का खाना खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी, मिलेट्स पे ज़्यादा फोकस रहना है, और प्रोटीन डाइट हमको ज़्यादा लेना है। अभी हमारे जो वीडियो का जो मेन सार है, आप ये बताओ कौन सी एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं? एक एक करके आप एक्सरसाइज बताएं। अभी आपने अपने जवाब में ही कह दिया कि वो स्क्वाट्स करते हैं। तो ये जो हम स्क्वाट्स की बात कर रहे हैं, स्क्वाट्स करना मतलब जो हमारे इंडियन टॉयलेट में हम जो बैठते हैं, जिस हिसाब से बचपन से बैठते हैं, उसको हम स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स, जो थाई के जो दो मेन मसल्स है, और कमर के जो हिप्स के मसल्स है जिसको हम ग्लूटियस मसल्स बोलते हैं, इनका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। स्क्वाट पोजीशन में बैठने से नीचे की जगह खुलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो हमारे हिप मसल्स होते हैं, पेल्विस के मसल्स होते हैं, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पाँव ज़्यादा खुलता है, और जब हम डिलीवरी की पोजीशन देते हैं तो वो अच्छे से अपना पोजीशन दे पाती हैं और वो अच्छे से पुश कर पाती हैं। तो स्क्वाट्स नंबर 1 एक्सरसाइज है जो डिलीवरी के प्रोसेस को डेफिनेटली बढ़ाती है। उससे बच्चे का माथा भी माँ का जो पेल्विस है, माँ की जो हिप की हड्डी होती है, उसके अंदर उतरता है। इसमें मैं स्क्वाट्स में एक वेरिएशन है, आप वॉल स्क्वाट्स कर सकते हैं। वॉल स्क्वाट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। वॉल स्क्वाट्स से भी फायदा होता है। और तीसरा एक इसका वेरिएशन है, डक वॉक कर सकते हैं, मतलब स्क्वाट करते टाइम पे आपको चलना है। अभी हम लोग अपने डे टू डे भाषा में यही बोलते हैं कि 9वां महीना लग गया है, बच्चा मैच्योर हो गया है, तो आप बैठ के झाड़ू पोछा करना शुरू करिए। और उसमें ऐसा बोलते हैं कि आप स्क्वाट्स में बैठिए और पोछा लगाने गया तो एक्चुअल में आप पोछा लगा भी सकते हैं, या पोछा लगाने की आप एक्शन करिए और अपनी बॉडी को आगे पीछे करिए। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है। बहुत सारे लोग, हम लोग 8वें महीने के बाद बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने एक्सरसाइज भी किया फिर भी हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। ये आप बताएं, आप जो बोल रहे थे कि प्रीनेटली प्रेगनेंसी रहने के पहले ये करना जरूरी है, वो क्यों जरूरी है, वो सब थोड़ा सा आप उसको फोकस करें। क्या 15-20 दिन स्क्वाट्स करने से नॉर्मल डिलीवरी बढ़ जाएगी? सभी लोग क्या करते हैं, 9वें महीने में बोलते हैं कि अब आप हमको बताइए कि नॉर्मल डिलीवरी हमको करवानी है और उसके लिए क्या करना है। लेकिन आइडियली ये शुरुआत प्रेगनेंसी रखने के पहले से होना चाहिए।
और जो बच्चियां या लड़कियां बचपन से ही झाड़ू पोछा कर रही हैं और इस तरह के काम कर रही हैं तो उनको ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, लाइफस्टाइल थोड़ी बदल रही है। अभी लड़कियां और सभी लोगों ने, महिलाओं ने झाड़ू पोछा करना खुद से बंद कर दिया, या तो वो कर भी रहे तो डंडे वगैरह से कर रहे हैं, और अब तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का ज़माना है। तो मेरा यही कहना है कि ये चीज़ प्रेगनेंसी के पहले से चालू होने चाहिए, और इसीलिए फिटनेस की यहाँ पे बात हो रही है। और फिटनेस में केवल एक सिंपल वॉकिंग नहीं आता है, फिटनेस में सारी एक्सरसाइजेज जो हम स्क्वाट्स हुए, बटरफ्लाई हुए, वॉकिंग हुए, ब्रिज पोज हो गए, कैट काउ पोज हो गए, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस को बढ़ाएगी, जो उनको नॉर्मल डिलीवरी के समय बहुत मददगार होंगे। आपने इसमें वॉकिंग बोला, हमने एक एक्सरसाइज का बात कर लिया, स्क्वाट्स। जी। दूसरी वॉकिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कितना चलना चाहिए, राइट, कब से चलना चाहिए, कितना देर चलना चाहिए, और खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद चलना चाहिए। आपके जो 4-5 सवाल है वॉकिंग से रिलेटेड, वॉकिंग एक वंडरफुल एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई ब्लीडिंग या कोई हाई रिस्क नहीं है तो हल्का फुल्का वॉक हम बोलते ही हैं, घर में कर सकते हैं। आसपास कोई घास है, गार्डन है, तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें चलिए। इससे डाइजेशन अच्छा बना रहता है, गैस छूटती रहती है, पेशेंट को अच्छा फील होता है क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा बनता है, और प्लस 8वें-9वें महीने में जब वो वॉकिंग करते हैं तो बच्चा नीचे उतरता है, माँ की पेल्विस में उतरता है। तो वॉकिंग एक जनरली अपने आप में एक अच्छी है। प्रेगनेंसी में वॉकिंग में थकना नहीं है, शूज़ अच्छे पहनने हैं, और 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट डिपेंडिंग आपको कैसा फील हो रहा है और आपका केस कैसा है, आप कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर। उससे खाना खाने के बाद रात को स्पेशली, क्योंकि खाना ऊपर चढ़ता है, गैस ज़्यादा होती है, एसिडिटी जलन ज़्यादा होती है, तो खाने का डाइजेशन में वो मददगार होता है। तीसरी एक्सरसाइज आती है बटरफ्लाई स्ट्रेच। राइट। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि बटरफ्लाई स्ट्रेच क्या करता है और हमको कब करना चाहिए। देखिए, बटरफ्लाई पोजीशन में हम बोलते हैं कि पाँव को घुटने से मोड़ के आप ऐसे करके बटरफ्लाई जैसे चलाइए, दोनों ऐसे एंकल्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर लें, और हमारे दोनों घुटनों को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। हालांकि होगा नहीं, उससे क्या होगा, बटरफ्लाई स्ट्रेच से हमारे ये पेल्विक रीजन के आसपास हमारी वो जगह खुलने की चालू होगी, जो लिगामेंट्स हमारे स्ट्रेच होंगे, तो बच्चे को नीचे आने में यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि भगवान ने इतना कुदरती ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को दिया है कि जैसे प्रेगनेंसी रुकती है और 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बॉडी में एक रिलैक्सिंग करके हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये नाम से ही हम समझ रहे हैं कि रिलैक्सिन मतलब वो पेल्विस, लिगामेंट्स, उनको सबको रिलैक्स कर रहा है, जगह बना रहा है, जिससे बच्चा माँ की हड्डी में उतरे और नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बढ़े। अच्छा, इसके अलावा कीगल्स एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो नॉर्मल डिलीवरी होने के प्रोसेस में हमको मदद करती है। कुछ लोग पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करें। हालांकि मैं सब वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेरिनियल मसाज। वो पेरिनियल मसाज जो होती है, फीमेल्स अपने पेरिनियम पे हाथ पे तेल या कोई भी ऑइंटमेंट या वैसलीन लगा के पेरिनियम में 5 से 7 मिनट मसाज करें तो पेरिनियम नॉर्मली, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में, बहुत टाइट होता है, और वो ही पेरिनियम बच्चे को नीचे आने से रोकता है। जब वो मसाज करेंगे तो वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू होगा, और वो धीरे धीरे नॉर्मल डिलीवरी होने का प्रोसेस इम्प्रूव होगा। पेरिनियम यहाँ पे जो रजत कह रहे हैं वो एक्चुअली वेजाइना का पोस्टीरियर पार्ट होता है, जहाँ पे एक्चुअली डिलीवरी के लिए कट लगा के डिलीवरी कराई जाती है। तो दर्शकों की समझ के लिए जो वेजाइना के आसपास के जो मसल्स होते हैं, स्पेशली जो वेजाइना और लेट्रिन के बीच के पार्ट को हम पेरिनियल बॉडी के स्ट्रक्चर को हम समझाते हैं। और एक और एक्सरसाइज है जो हम लोग लोअर बैक पेन के लिए करते हैं, वो है कैट काउ। वो हम लोग ऑल फोर्स पे रहते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पे रहते हैं, कुत्ते या बिल्ली की तरह खड़े रहते हैं, और पेट को अंदर और बाहर लेते हैं। जब हम लोग पेट को ऊपर की साइड लेते हैं तो उसको काउ पोजीशन बोलते हैं, और जब पेट को नीचे की साइड लेते हैं तो उसको हम लोग कैट पोजीशन बोलते हैं। उसके करने से भी बच्चा नीचे उतरता है, एंगेजमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस आपने बताई, कैट काउ बताई, ये सब क्या कर रहे हैं, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी के समय जब मदर को पुश करना होता है तो ये बैक मसल्स जो होते हैं, पूरी प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को बैक एक का बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी के पहले से अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनको प्रेगनेंसी में ये सब दिक्कतें बहुत कम होती हैं। अच्छा, अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोग 8वें महीने के बाद से गर्म चीज़ खाने का स्टार्ट करते हैं। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट गर्म चीज़ है पपीता और पाइनएप्पल।
हम लोग पेशेंट्स को पपीता और पाइनएप्पल कब से और कितना खाने का बोलते हैं? देखिए, डिलीवरी को हमेशा 40 वीक्स से गिना जाता है, 9 महीने 7 दिन की हम बात करते हैं। इसीलिए जब 37 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, 37 वीक्स इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी की डेट डॉक्टर ने फाइल में लिखी है उससे 21 डेज पहले, तो तब आपके 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। और 37 वीक्स के बाद हम ये सब चीज़ें चालू करते हैं, जिसमें हम कैस्टर ऑयल कई बार बोलते हैं, पपीता बोलते हैं। पता है ये क्या करता है? पेट ज़्यादा साफ करता है। ऐसा बोला जाता है कि जब पपीता खाया जाता है या कैस्टर ऑयल पिया जाता है, दोनों में एक ही चीज़ करनी है, दोनों को साथ में नहीं करना है, नहीं तो लूज मोशन हो जाएंगे। तो वो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, आंतड़ों की मोटिलिटी को बढ़ाता है, जिससे यूट्रस इरिटेट होता है और लेबर पेन चालू होने का प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, हमारा यूट्रस जो होता है वो ऐसा कोनिकल शेप में होता है। हर एक फीमेल को 6-7वें महीने से पेट बीच बीच में टाइट होता है, फिर बाद में रिलैक्स होता है, फिर बीच बीच में टाइट होता है। ऐसे पेट में टाइट होने का ब्रैक्सटनिक कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। वही कॉन्ट्रैक्शन 9वें महीने पे जाके लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रैक्सटनिक कॉन्ट्रैक्शन का मेन फंक्शन है आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करना। तो जैसे जैसे ब्रैक्सटनिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, हमारा जो यूट्रस जो इन्वर्टेड कोन की शेप में होता है वो धीरे धीरे सिलेंड्रिकल शेप में होता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट ब्रॉड होता है ताकि बच्चा नीचे आ जाए। ये पपीता हुआ, कैस्टर ऑयल हुआ, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? अपर यूट्राइन सेगमेंट को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अपर यूट्राइन सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म होता है और वो धीरे धीरे बच्चा नीचे उतरता है, एंगेजमेंट होने का चांस बढ़ता है। लेकिन हम लोग जब एक साथ बहुत ज़्यादा और हमको धीरे धीरे करना है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो धीरे धीरे, तो वो बच्चा नीचे उतरे। एक साथ, जैसे सपना ने बोला, एक साथ बहुत ज़्यादा पपीता कैस्टर ऑयल खा लिया तो पेशेंट को एक साथ बहुत दर्द उठ जाता है। पेशेंट हमारे पास एक्यूट एब्डोमेन पेन करके आता है, उसको लगता है डिलीवरी का पेन है और कभी कभी उस प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली पानी भी गिर जाता है। तो हमारा सारा नॉर्मल डिलीवरी होने का जो मेन एम है वही चला जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं हो, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गए हो, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करना है। कोई भी एक्सरसाइज करें, ऐसा सपना ने बोला बहुत तेज नहीं दौड़ना है। हमने देखा गार्डन में बहुत सारी फीमेल्स बहुत जोश से दौड़ते हैं, बहुत चलते हैं, एक्सरसाइज जोश से करते हैं। मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था मेरी अगली वीडियो की रिसर्च के लिए, तो उसमें वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन में वो सीढ़ी पे चढ़ उतार कर रहे हैं और ट्विस्टिंग एंड स्वेइंग कर रहे हैं। करें, गाइडेंस में करें, अति मत करें, क्योंकि डिलीवरी का प्रोसेस एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस होता है। बायोमैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है बच्चे का जो माथा होता है और माँ की जो हड्डी होती है, माथे के अंदर जो रिजिज और जो इंडेंटेशंस होते हैं वो माँ की हड्डी के हिसाब से फिक्स होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो कुछ भी कर लें, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसलिए उसका बायोमैकेनिक्स जब तक इम्प्रूव होगा तभी तक वो डिलीवरी होगी। अच्छा, अब ये बताओ कि मदर का नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमारे मेडिकल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग एज ए डॉक्टर देखते हैं? जी जी, तो मदर की नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमारे पास जो 37 वीक्स के आसपास हम उनको असेस करते हैं, जिसमें मैटरनल और फीटल ये दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। मदर के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका ब्लड प्रेशर है, कोई डायबिटीज़ का फैक्टर है, मतलब कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है कि नहीं, क्योंकि वो हमको माइंड में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उनका प्लेसेंटा कहाँ पे है। कई बार ये जो प्लेसेंटा जो मैली का भाग होता है, अगर वो बच्चेदानी के मुंह पे और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस तरह के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगेन, बच्चे का जो फैक्टर्स की बात करें तो बच्चे की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चा उल्टा है, मतलब उसके पैर ऊपर है और मतलब उसके पैर नीचे है और माथा ऊपर है, तो इस तरह के केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और पिछली प्रेगनेंसीज में अगर कोई उनको मेजर कॉम्प्लिकेशंस है, कोई उनकी यूट्रस के ऊपर सर्जरीज हो रखी हैं या और कोई भी हाई रिस्क है, तो इस सारी चीज़ों को असेस करना पड़ता है। बच्चे के फैक्टर में बच्चे के पानी का भाग कैसा है, ग्रोथ कैसी है, और बच्चे के डॉपलर पैरामीटर्स, बच्चे के ब्रेन में और ये बच्चे की नाल से बच्चे को ब्लड सप्लाई बराबर मिल रही है कि नहीं, वो असेस करने के बाद ही हम पेशेंट को गाइड कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी कितने दिन और खींच सकती है और नॉर्मल डिलीवरी का कितने दिन तक हम वेट कर सकते हैं। हमने आगे अपनी वीडियोस में एनएसटी के बारे में बात किया है, डॉपलर के बारे में बात किया है, आप लोग वो वीडियोस जाके सुने। हमारा डॉक्टर होने के तरीके काम है कि हम लोग डिलीवरी के बाद माँ भी स्वस्थ हो, बच्चा भी स्वस्थ हो। हमको खाली धक्का मुक्की करके एक बच्चे को बाहर निकाल देना है और वो बच्चा अच्छा हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक डिलीवरी में ऐसा बोलते हैं, जो डिलीवरी के 3.5 इंच होते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 3.5 इंच होते हैं। वो डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चे का हेड कॉम्प्रेशन होता है, जिसके कारण बच्चे के ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होती है
वो ब्लड सप्लाई कम बच्चा 6, 8, 10 घंटे तक तो सहन कर सकता है, पर उससे ज़्यादा अगर बच्चे को हेड कॉम्प्रेशन हो, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिले तो बच्चे को आगे जाके हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिसके कारण बच्चे का मानसिक विकास में तकलीफ हो सकती है। वो विकास हमको शायद इनिशियली नहीं पता चले, बाहर जब बच्चा 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल का हो तो उसके माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं। इसलिए हमारा एज ए केयर गिवर, हेल्थ केयर गिवर, यही रोल होता है कि माँ भी अच्छी हो, बच्चा भी अच्छा हो और डिलीवरी का प्रोसेस जब तक स्मूथ चल रहा हो तब तक ही उसको करें। थोड़ा बहुत हम लोग एक्शन और अलर्ट लाइन के हिसाब से, पार्टोग्राम के हिसाब से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके उसको ऑगमेंट कर सकते हैं, दर्द बढ़ाने का इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के सीजर करने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का और बच्चे का कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेट करके और उस कॉम्प्लिकेशन को ना हो उसके कारण ही हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये था हमारा नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी रहने के पहले फिटनेस मेंटेन करना है, वेट मेंटेन करना है, डाइट कंट्रोल करना है और छोटपन से ही अपना झाड़ू पोछा करने की आदत होनी चाहिए। प्रेगनेंसी होने के बाद आप एक्सरसाइज करें, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। प्रेगनेंसी होने के बाद डाइट कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आपने सब कुछ समराइज कर दिया है, बहुत अच्छा। और यस, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको मैरिज के बाद ही अगर आपको ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो आप अपना एक्सरसाइज और ये सब चालू कर दीजिए रेगुलर। प्रेगनेंसी को हमेशा प्लान करिए कि प्लान करने के पहले जो फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आज भी ये अपने देश में, भारत देश में बच्चे में खोड़ खापड़, कोई खराबी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, ये सब देख के हमको, डॉक्टर्स को बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने फॉलिक एसिड नहीं लिया। और एक सिंपल फॉलिक एसिड की टैबलेट अगर पहले से, प्रेगनेंसी रखने के पहले से चालू करी जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और मिसकैरेजेस हम प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्ते।